अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज तो मैं बहुत ही तपी बैठी हूँ। बहुत गुस्सा है मुझे गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के ऊपर जो इन्होंने ख़ास तौर पे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई हैं और इसके जो असरात हैं वो सामने नज़र आना शुरू हो गए हैं। लोगों ने एक दूसरे को जान से मारना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट जो है उसने ये सब कुछ क्यों किया है, ये सारी तफसीलात आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। इसके अलावा ऐसे मौके पर जब लोग इंतहाई गुस्से के आलम में हैं, GHQ हमला केस का जो फैसला है वो सुना दिया गया है और इसमें उमर अयूब, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी समेत 47 जो PTI के मुल्ज़िमान हैं उनको कितने कितने साल की सज़ा हुई है, उनकी जायदादें जब्त हो रही हैं, कितने अफराद हैं, उनके कौन कौन से नाम हैं, ये सब तफसीलात आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। इसके अलावा एक और बहुत ख़तरनाक खबर आ रही है कि जहां आपको पता है कि ईरान ने खलीजी ममालिक जो उनके ऊपर हमले किए हैं, अभी थोड़ी देर पहले जो है एक बहुत बड़े मुल्क के ऊपर दोबारा से हमला किया गया है। ऐसे में एक बहुत ख़तरनाक खबर आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि चाइना पाकिस्तान के ऊपर टेक ओवर करने जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर अजीब किस्म का जो है ना क्योस फैला हुआ है। इसकी क्या हकीकत और सदाकत है, इसके बारे में भी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज की जो पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है उसमें मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। रात को पूरी रात मैंने देखा जनाब, क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ा और इस सिलसिले में नहीं जाना पड़ा कि मैं खुद कहीं पेट्रोल डलवाने के लिए गई हुई थी, लेकिन यकीन करें कि घर के हमारे बिल्कुल पास ही 2-3 पेट्रोल पंप्स हैं और वो इस तरह से भरे हुए थे और इतना रश था लोगों का, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें थी। तब तक मुझे ये खबर अभी तक नहीं पता थी क्योंकि पूरा दिन कल का जो है वो मैं खबरों से थोड़ी दूर थी, क्योंकि कुछ घर के ऐसे निजी मामलात थे जिसकी वजह से मैं पूरा दिन घर से बाहर रही और फ़ोन जो है वो मेरा घर पे था। तो मैं बड़ी हैरान हुई और मैं देख रही थी कि इतने ज़्यादा पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो गाड़ियाँ खड़ी हैं और मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि अगर इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं तो ज़रूर कोई अफवाह फैल गई होगी। मुझे पता ही नहीं था कि खबर बिल्कुल सच्ची है कि जनाब गवर्नमेंट ने इतना बड़ा जुल्म किया है अब तक कि अगर इतने अच्छे काम किए हैं जिसको हमने इतना सपोर्ट किया है, तो अगर कोई चीज़ बुरी होती है तो उसको कंडेम करना भी हमारा फ़र्ज़ है। लोग इसके ऊपर शदीद तनकीद कर रहे हैं और ये जो एक लेम एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है ना, जिसमें ये कहा जा रहा है कि क्योंकि हालात ख़राब हैं, क्योंकि जनाब ईरान की जंग हो रही है, इस वजह से हमने प्राइसेस बढ़ाई हैं, तो ये बिल्कुल लेम एक्सक्यूज़ है। कैसे वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि पहले जब ये बातें होती रहीं और जो ओपोनेंट्स थे वो ये बातें करते रहे कि भाई आप लोग पेट्रोल अपने पास सेव कर लें, अपने पास जो है प्रिजर्व कर लें, जल्द ही बहरान आने वाला है, कीमतें बढ़ने वाली हैं। उस वक्त गवर्नमेंट जो है वो कहती रही कि हमारे पास अभी भी पता नहीं 30 दिनों का ज़ख़ीरा है और ऐसी कोई बात नहीं है, लोग गलत खबरें फैला रहे हैं। चलो माना लोग गलत खबरें फैला रहे थे, तो फिर आपने 55-55 रुपए लीटर लीटर पेट्रोल के ऊपर पैसे बढ़ा के उन अवाम का जो है ना बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना सत्यानाश कर दिया। चले माना जो अमीर है उसको तो कोई पूछेगा नहीं, मतलब ना उसको कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन जो बेचारा गरीब है उसका क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इतनी आसानी के साथ 55-55 रुपए जो है वो प्राइस बढ़ा दी। आपने ये भी नहीं सोचा कि 55-55 रुपए बढ़ाने के बाद जो महंगाई का तूफान आएगा उसका क्या होगा। हमारे मुल्क में तो एक रेडी वाले के पास भी अगर आपको चीज़ लेने के लिए चले जाएं तो वो कहते हैं बाजी पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया। बेशक आप उसे पूछें कि तू पेट्रोल के ऊपर चला के अपनी रेडी लेकर आया, लेकिन नहीं, हमारे मुल्क में यही हिसाब किताब है। अब हुकूमत ने जनाब जी लेम एक्सक्यूज़ दिया कि मशरक़ वस्ता के अंदर बड़ी कशीदगी है जिसके बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे 2-3 सवाल आते हैं। चले माना कि मशरक़ वस्ता के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, इस वजह से आपने प्राइसेस बढ़ाई, लेकिन आपके पास तो 30 दिन का ज़ख़ीरा मौजूद है। जो ऑलरेडी आपके पास ज़ख़ीरा मौजूद है उसके ऊपर आपने पैसे क्यों बढ़ाए हैं? आप कम अज़ कम वो 30 दिन तक तो लोगों को रिलीफ देते। आप लोगों को रिलीफ देते ताकि लोग कहते कि भाई पूरी दुनिया के अंदर महंगाई का तूफान आया लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमें इतना फायदा दे रही है, तो कभी ये ना होता। दूसरे नंबर पे मैं एक खबर पढ़ रही थी कि भारत के अंदर जो है सिर्फ 15 रुपए उन्होंने बढ़ाए हैं। 15 रुपए देखें, जहां 1 अरब से भी ज्यादा की आबादी है वो लोग 15 रुपए बढ़ा रहे हैं और आप लोग कितने पैसे बढ़ा रहे हैं। अच्छा चले, मुझे पता है कि इसमें भी कुछ लोग कहेंगे कि उनकी और हमारी करेंसी का फर्क है, चलें ये भी मान लेते हैं, लेकिन फिर मुझे एक और बात का ये जवाब दें कि ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर अज़मा बुखारी साहिबा है, ये सामने आई और ये आकर कह रही हैं कि जी पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो वफाक ने बढ़ाई हैं, वो पंजाब ने नहीं बढ़ाई हैं। चले मान लिया, बिल्कुल जारी बात है, प्राइम मिनिस्टर का फैसला होगा, हमारे जो वजीर ख़जाना है उनका फैसला होगा, पेट्रोलियम के जो वजीर हैं उनका फैसला होगा, पूरी काबीना का फैसला होगा, वफाक ने फैसला कर लिया, सब कुछ मान लिया। तो फिर आप तो पंजाब को रिप्रेजेंट करती हैं, आप उसके लिए आकर पूरी दुनिया के हालात ख़राब होने के बारे में क्यों बता रही हैं? मतलब अगर ये वफाक की जिम्मेदारी है तो फिर आप कहें कि वफाक इसका जवाब देगा, आप क्यों दे रही हैं?
अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज़ सोशल मीडिया पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, हमारी गवर्नमेंट को जो लोग सपोर्ट करते हैं, देखिए मेरी बात सुने, सीधी सी बात है, जो सही काम करेगा उनकी अच्छी पॉलिसीज़ को हम सराहेंगे, उसमें सबसे आगे मैं हूँ। मुझे पता है कि मैं गवर्नमेंट को इतना सपोर्ट करती हूँ कि कई लोग तो मुझे आके कह देते हैं आप पटवारी हैं, हालांकि मैंने ज़िंदगी में कभी वोट नहीं दिया किसी को। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई बुरी चीज़ करेगा, चाहे हम उसके कितने बड़े सपोर्टर होंगे, हम उसके खिलाफ बोलेंगे। ये सरासर मुनाफिकत है कि आप इस तरह की बातें करना शुरू कर दें कि आप डिफेंड करने में इतने आगे, फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि आप में और अहले यूथ में कोई फ़र्क नहीं। इमरान खान के दौर में क्या होता था, जब ये सब लोग उनके जो इमरान खान के ब्लाइंड सपोर्टर्स थे वो क्या कहा करते थे कि अगर जो है वो आटे की बोरी इतने हज़ार की हो जाए और अगर पेट्रोल जो है वो इतने लाख का हो जाए, हम तब भी इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। ये कहते थे ना, हम उस वक्त भी तो उनको कंडेम करते थे ना, तो आज भी हमें कंडेम करना चाहिए। दूसरा, मुझे ज़रा आप ये बताएं कि जब भी महंगाई बढ़ती है, ठीक है, मान लिया आप कह रहे हैं कि जंग की वजह से आप लोगों ने इतने पैसे बढ़ा दिए, तो क्या जंग के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद आपने ये जो 55 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाया है, तो क्या आप 55 रुपये कम करेंगे? यानी एक दफ़ा प्राइस पाकिस्तान के अंदर तो ये रिवाज है कि बढ़ जाए ना तो फिर वो वापस नहीं आती, पहली वाली कीमत पे तो नहीं आती। कम से कम इतना तो मुझे पता है, जब से मैं पैदा हुई हूँ मैं तो यही देख रही हूँ। आप इस चीज़ के असरात ज़रा यहाँ से देखें कि रात को पेट्रोल बढ़ा है और लोगों ने एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश की है। मतलब आप सोचिए कि पहले ही दिन जो है वो खुदकुशियाँ और मर्डर सामने आ गए। कैसे? आपने वो वीडियोस देखे होंगे जहां सियालकोट के अंदर ये वाकया पेश आया कि कैन के अंदर वो बंदा गया है, उसने जाके कहा है मुझे पेट्रोल दे दो, उसको पेट्रोल नहीं मिला, जिसके बाद उसने शहरी ने जनाब फायरिंग कर दिया और पंप मुलाजिम जो है वो जाँ बहक हो गया। आप बताओ, वो बेचारा जो पंप का मुलाजिम है वो बेचारा कौन सा कोई मालिक था? मतलब उस बेचारे की जान जो है वो नाहक गई। अफसोसनाक ये हाजीपुरा के अंदर वाकया पेश आया, इतना दिल दुखा, इतना दिल दहला कि मेरे पास यकीन करें अल्फाज नहीं है। कल रात को मैंने ऐसे ऐसे वीडियोस देखे कि गरीब लोग, बेचारे बूढ़े अफराद जो काम करते हैं ना, यकीन करें जिनकी कमर भी झुकी होती है, उनको देख के वैसे ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर जब सोचा कि हाय, इस पेट्रोल के बढ़ने के बाद जो असरात इस खत्ते में आएंगे, क्या बनेगा। अच्छा, फिर मेरे कुछ और सवालात हैं। एक तरफ तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये कह रही थी कि रूस हमें तेल फराहम करेगा, दूसरा ये कि हमारा डिफेंस मुआहदा हुआ है सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब के बारे में मैं ये खबरें पढ़ रही थी कि उन्होंने कहा कि जनाब अगर ईरान का ये मामला सॉल्व नहीं होता, तो क्योंकि डिफेंस मुआहदा हुआ है तो इस वजह से हम जो पेट्रोल और ऑयल की किल्लत है वो पाकिस्तान में पैदा नहीं होने देंगे। तो अगर सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर तेल की किल्लत पैदा नहीं होने देगा, रशिया पाकिस्तान को जो है ये सारी चीज़ें फराहम करेगा। तीसरा, ईरान कह रहा है कि हम आबनाए हुर्मज से जो है वो चाइना, रूस और पाकिस्तान के जहाज़ों को नहीं रोकेंगे। तो फिर पाकिस्तान ने इसकी कीमत क्यों बढ़ाई? पाकिस्तान को तो फिर चाहिए था कि पाकिस्तान कहता कि जनाब जिस तरह पीआईए का अकेला जहाज पूरे आसमान के अंदर उड़ रहा है ना, कि पूरी दुनिया की फ्लाइट्स जो हैं वो खत्म हुई हुई है, लेकिन आप देखें कि हमारा पीआईए का जहाज उड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है। पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स के ऊपर पूरी दुनिया के जहाज खड़े हैं, तो पाकिस्तान इस सेफ्टी को और ज़्यादा बेहतर बनाता और कहता कि जी हम अपने अवाम को रिलीफ देंगे। अच्छा जी, अब एक और नई खबर, एक और नया शोशा, और उसके ऊपर लोगों को कंट्रोवर्सी बनाने का वैसे ही अलग से मौका मिल जाएगा। आपको पहले ही पता है कि ईरान ने खलीजी ममालिक के ऊपर हमले किए। अभी ये जब मैं व्लॉग बना रही हूँ, थोड़ी देर पहले तक ये खबरें आ रही थी कि ईरान ने कहा है कि अब हम किसी भी इस्लामी ममालिक के ऊपर जो है वो हमला नहीं करेंगे। लेकिन ऐन इसी वक्त जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, शूट कर रही हूँ, तो उसी वक्त ये खबर आई है ठीक 1 घंटा पहले कि दुबई का एयरपोर्ट जो है वो फिर से जल उठा है। वहाँ पे शदीद धुएं के बादल देखे गए हैं और वहाँ पर एक नया हमला हुआ है और कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पर कि वो दुबई की तरफ से किया जा रहा है। फिर खबरें ये भी आ रही हैं कि हमले दरअसल इसराइल करवा रहा है और वो इन ममालिक को उकसा रहा है ताकि ये ममालिक जो हैं वो दुबई और ये जितने भी खलीजी ममालिक हैं ये सारे मिलके ईरान के दर पे हो जाएं, क्योंकि असल में इसराइल का टारगेट ये है कि उन्होंने रिजीम चेंज करनी है ईरान के अंदर। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जो नजम सेठी हैं, नजम सेठी साहब जो हैं, उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा और उस शोशे को लेके इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को क्यों ना सही खबर बता दूं। सबसे पहले तो आप ज़रा सुनिए कि नजम सेठी कह क्या रहे हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आप जब सुने तो आपको समझ आ जाए कि इसका बैकग्राउंड है क्या। बेसिकली जो नजम सेठी हैं उनका कहना यह है कि चाइनीज़ जो हैं वो अब पाकिस्तान आके पाकिस्तान के हसास तनसीबात के ऊपर जो है वो डिप्लॉय हो जाएंगे और वो अपने हसास तनसीबात का खुद जो है वो उसकी हिफाजत करेंगे। इस चीज़ को लेकर जितने भी पाकिस्तान के अंदर ओपोनेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि चाइनीज़ जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करने आ रहे हैं और उनकी जो इंटेलिजेंस है वो अब डिप्लॉय हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहले आप नजम सेठी की बात सुने, फिर मैं आपको बताती हूँ इसकी असल कहानी। कि चाइना को इस बात का एहसास हो गया है और पाकिस्तान को भी एहसास हो गया है। पहले चाइना कहता था पाकिस्तान को
کہ آپ جوائنٹ انٹیلیجنس یا جوائنٹ سیکیورٹی آپریشن ہم کرتے ہیں جی پاکستان کے اندر، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہاں جو سپیک کو گارڈ کرتے ہیں اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان نے روکا ہوا تھا. پاکستان کہتا تھا نہیں نہیں فکر نہ کریں، ہم کریں گے آپ کی سیکورٹی. ابھی حال ہی میں انہوں نے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، اگریمنٹ ہو گئی ہے کہ چائنیز بھی آ کے اپنی سیکورٹی کو اسٹرینتھن کریں گے ود ان پاکستان. اچھا، نجم سیٹھی کا بیان آپ لوگوں نے سن لیا. اس کے پیچھے دو ریزنز ہیں. آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ماضی میں جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی اس وقت سی پیک کا جو منصوبہ ہے وہ بند ہو گیا تھا. اس کے بعد پاکستان کی گورنمنٹ جو اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ تھی اور جو چائنا کا سی پیک ہے وہ بند ہونے کی وجہ سے دونوں ممالک کے بیچ میں کافی تلخیاں آ گئی تھیں. اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی تو کیا ہوا تھا کہ بہت زیادہ حملے ہوتے تھے جہاں جہاں چائنیز ڈپلوائے ہوتے تھے. ایسی صورتحال میں جو چائنیز ہیں ان کا شروع سے ہی اس چیز کے اوپر موقف رہا تھا کہ ان کے لوگ پاکستان میں آ کر اپنے جو پروجیکٹس کے اوپر جو ان کے لوگ ڈپلوائے ہیں ان کی حفاظت خود کریں گے. پاکستانی جو ہماری انٹیلیجنس ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، وہ اس چیز کے اوپر بالکل بھی راضی نہیں تھے. لیکن ایک مسئلہ تھا کہ پاکستانی اداروں کا ان کے درمیان جو ہے وہ میوچل کانسنٹ کے ساتھ یہ چیز طے نہیں پائی جا رہی تھی. کیونکہ جب یہ سی پیک کا منصوبہ جو ہے وہ طے پایا تھا تو اس وقت دونوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ سی پیک کے منصوبے کے دوران جو ہے وہ انٹیلیجنس ان کی بھی کام کر سکتی ہے تاکہ خدا نخواستہ کسی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے. لیکن ہوا کیا کہ وہ اجازت نہیں دے رہے تھے ہمارے ادارے کی. 100 چیزیں ہوتی ہیں بھائی اپنے ملک کے اندر، اپنی ہر کوئی اپنے اپنے کمفرٹ زون میں ہوتا ہے، لیکن کیونکہ حملے اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ ان کو جو چائنیز گورنمنٹ ہے ان کو لگا کہ نہیں ان کے لوگ یہاں آنے چاہیے تاکہ پروجیکٹس کے اوپر جو ان کے لوگ ڈپلوائے ہیں ان کو کسی ناخوشگوار واقعے کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور ٹیمپریریلی ہمارے ادارے مان بھی گئے. تو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے آ رہے ہیں. اب اس کو نیگیٹیوٹی میں لے جا کے جو مرضی کریں. حالانکہ جب سی پیک کا منصوبہ طے ہوا تھا تو یہ میوچل کانسنٹ ہوتی ہے، میوچل دونوں کے درمیان جو ہے یہ معاہدہ طے پایا تھا. اور اسی اسنا میں جناب ایک اور واقعہ آ گیا، ایک اور خبر آ گئی ہے، اور اس خبر کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اور زیادہ مشتعل ہوں گے. میرے خیال سے ایسے وقت پہ یہ فیصلہ آنا نہیں چاہیے تھا، بہرحال لیکن آ گیا ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو 9 میں اور جو پچھلی دفعہ جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہوا تھا وہ جو کیسز ہیں کتنے عرصے سے اس کی سزائیں جو ہے وہ سنائی جا رہی ہیں. اب جی ایچ کیو کیس کے اندر جو ہے وہ عمر ایوب، مراد سعید، زلفی بخاری سمیت 47 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے. فائنل فیصلہ جو ہے وہ آ گیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جو جج ہیں جناب امجد علی شاہ، انہوں نے 9 میں جی ایچ کیو کیس کا فیصلہ جو ہے وہ آج ہی سنایا ہے. بندہ پوچھے کہ آگے پیچھے آپ کو اور کوئی ٹائم نظر نہیں آیا. بہرحال عدالت نے اشتہاری ملزمان کو قید کے ساتھ ساتھ 5-5 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ بھی کیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ان کی جائیدادیں جو ہے وہ ضبط کی جائیں. ویسے جائیدادیں ضبط کہاں ہونی ہیں، انہوں نے تو جائیدادیں باہر کے ملکوں میں رکھی تھی. لیکن عدالت سے سزا پانے والے جو لوگ ہیں ان میں عمر ایوب، زرتاج گل، مراد سعید، شبلی فراز، حماد اظہر، کمل شوذب، راشد شفیق، یہ سب لوگ اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ شہباز گل ہیں، زلفی بخاری ہیں، محمد احمد چٹھا ہیں، رائے حسن نواز ہیں، رائے محمد مرتضیٰ، یہ بھی ملزمان کی لسٹ میں شامل ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت نے شوکت علی بھٹی، عثمان سعید بصرہ اور اعجاز خان کو بھی قید کی سزا سنائی ہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ سزا پانے والے ملزمان جو ہیں وہ جی ایچ کیو، گیٹ، حمزہ کیمپ اور آرمی میوزیم کے اوپر حملوں میں ملوث پائے گئے تھے اور پرتشدد احتجاج انہوں نے کیا تھا، منصوبہ بندی کی تھی، ملوث قرار پائے گئے ہیں، اسی لیے ان کو مرکزی ملزم جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. فیصلے کے مطابق ملزمان کے اوپر 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کرنے، توڑ پھوڑ، پولیس کے اوپر حملے، املاک کو نقصان پہنچانا، ان سب کے الزامات ہیں. اور اس مقدمے کے اندر شاہ محمود قریشی سمیت 118 ملزمان کے اوپر فرد جرم جو ہے وہ عائد کی گئی ہے. 118 ملزمان کے اوپر دسمبر 2024 میں فرد جرم عائد کی گئی تھی. اور انسداد دہشت گردی عدالت نے اپنے فیصلے کے اندر یہ لکھا ہے کہ مقدمے میں اب تک استغاثہ کے کل 44 گواہان کے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئے ہیں. 118 ملزمان میں 18 ملزمان دوران ٹرائل جو ہیں وہ عدالت سے مسلسل غیر حاضر پائے گئے. 29 ملزمان جو ہے مقدمے کے اندراج کے بعد کبھی عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے. عدالت نے کہا کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ 47 اشتہاری ملزمان کو علیحدہ ٹرائل جو ہے وہ چلایا گیا ہے، اور پروسیکیوشن نے رواں سال 6 جنوری کو جو اشتہاری ملزمان ہیں ان کے خلاف کارروائی کی درخواست جو ہے وہ دائر کی تھی. عدالتی فیصلے کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ان ملزمان کو 7 دن کے اندر جو ہے وہ سرنڈر کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور عدالتی احکامات اور اشتہار جاری ہونے کے باوجود کوئی بھی ملزم ابھی تک عدالت کے اندر پیش نہیں ہوا، اور جو مفرور ہیں ان کا تو ویسے ہی خدا حافظ ہے. بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز، اساسی تجزیے جاننے کے لیے اور مجھ سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.